नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार की स्थिति क्या है ये सर्वविदित है, सार्वजनिक है। हाल के दिनों में जो घटनाएं हो रही हैं, विपक्ष लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में जो मुखिया हैं बिहार के, वो लगातार सौगातों के बौछार करते नजर आ रहे हैं। अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से विपक्षी एक-एक करके घेर रहे हैं और इधर सौगातों की जो बरसात हो रही है, इसके तुलना में क्या कुछ जो है वो भूला जा सकता है? कई ऐसे सवाल हैं। आज इन्हीं सवालों को हम साझा कर रहे हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं परमानंद सिंह जी। परमानंद सिंह जी, जो स्थिति है अभी बिहार की, हाल में आपने भी देखा होगा भाई, हॉस्पिटल में घुस के भी लोग जो है वो आतंक फैलाते रहे हैं। क्या लगता है, ये एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं वो लगातार सौगात दे रहे हैं बिहार वासियों को। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की बात हो रही है। योजना जो है वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, इसमें इजाफा किया गया है और कई योजनाओं पर अभी कार्य जो है वो चल रहा है। रोजी रोजगार की भी बात हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर जिसको कहते हैं, जिसके लिए ये जाने जाते थे नीतीश कुमार, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर 2005 वाली है? आप देख रहे हैं इसको? देखिए, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या तो है। अभी फ़िलहाल कुछ दिनों में हम कहने में गुरेज नहीं करेंगे कि ख़ास करके जो राजधानी है उसमें इस तरह का जो हत्या हो रहा है दिन दहाड़े, नहीं होना चाहिए। ये दुखद है और सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये जो हत्या हो रहा है उसका कुछ कारण है। ये सब हत्याएं जो आज 10 दिन के अंदर जो हो रही है उसका देखिए मूल जड़ है, हम कितना भी कह लें, बेरोजगारी है। अच्छा। दूसरा ज़मीन का विवाद। अभी फर्स्ट नंबर पर आप देखिएगा कि जितनी भी हत्याएं हुई हैं, यानी एक दूसरे से दुश्मनी, और दुश्मनी करने और कराने में सबसे पहला स्थान बिहार में अगर है तो वो ज़मीन का विवाद है। तो नीतीश कुमार जो आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे काम जो है जनता के लिए यानी खजाना खोल के रखे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी को दूर करना और जो आर्थिक हमारा असमानता है पूरे बिहार में, उसको भी पाटने की कोशिश ये कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये जो बिजली बिल में जो अभी सब्सिडी जो आया है 125 यूनिट का, तो मान लीजिए बहुत सारे गरीब लोग हैं गांव में, खास करके जिनको घर में उतना पैसा नहीं है जो हर महीने बिजली का रिचार्ज करवाएं। तो अगर 125 यूनिट अगर उनको मिलता है तो घर से निश्चित रूप से नहीं के बराबर उनको बिजली भी बिल करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो देख रहे हैं कि जो इतनी सारी बहालियां हो रही हैं, तो इससे बेरोजगारी भी दूर हो रही है। आप देखें कि लगभग हमको लगता है 20 से 25 के बीच में 10,000 रोजगार का इन्होंने वादा किया था, तो 10,000 से ज़्यादा सरकारी मतलब नौकरियां इन्होंने दे दी है। और लगभग चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हो या लघु उद्यमी योजना हो या कौशल विकास योजना के माध्यम से लगभग 40 लाख रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं लोगों को। तो ये जो है बेरोजगारी को दूर करने का ये बहुत बड़ा कदम इन्होंने उठाया है। और आपसी जो असमानता है वो तो लोगों को अपने आप समझना पड़ेगा। जमीन का जो मूल्य विवाद है तो उसमें भी सरकार कोशिश कर रही है कि विवाद का निपटारा कैसे हो। तो आपसी विवाद के कारण ही अभी जो हत्याएं हो रही है मूल रूप से हो रही है। कोई गैंगवार हत्या या किसी संगठन के द्वारा ये कोई हत्या नहीं कराई जा रही है। देखिए, अब अहम सवाल ये खड़ा होता है कि यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, उसके जो मुखिया हैं, उनका ये बयान आता है कि भाई बरसात का सीज़न है और किसान बिल्कुल जो है बरसात के पहले जून और मई में जो महीना होता है वो खाली बैठे होते हैं किसान, और इसी वजह से इतना ज़्यादा ये जो है अपराध बढ़ रहा है। तो इससे कितना सहमत हैं? आपके भाई डीजीपी हैं, आपके राज्य के पुलिस के मुखिया हैं, इस तरह से बयान दे रहे हैं वो। ये बयान तो एकदम कहिए तो अव्यावहारिक है। कहीं से भी खास करके पुलिस के बड़े अधिकारी को इस तरह के बयान देने से उन्हें परहेज करना चाहिए। ये तो परोक्ष रूप से किसानों को टारगेट और किसान जो है वो कभी भी हत्या या मर्डर में विश्वास नहीं करता है। और किसान ऐसा नहीं है कि काम है तो बेरोजगार है, और बेरोजगारी की स्थिति में किसान ही एक ऐसा आदमी है जो हर तरह से संतोष करता है और वो कभी भी पैसा के लिए
यानी शॉर्टकट जो रास्ता है पैसा कमाने का वो कभी नहीं अपनाता है। एक और बता रहे हैं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं उसका एक और कारण है, प्रमुख कारण है कि आज के दिनों में जितने भी नौजवान लोग हैं खास करके, तो शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा उपार्जन करने का जो तरीका इन्होंने अपनाया है उसके चलते भी हत्याएं हो रही हैं। तो इन सब बातों को सबको समझना चाहिए और खास करके पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब ये राजधानी में इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी तो निश्चित रूप से डर और भय का वातावरण उत्पन्न होगा। कुछ बातें अब राजनीति की करते हैं, चूँकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, हर जगह से टिकट को लेकर के स्थिति बन रही है। आप जो है, आपका मूल निवास अरवल ज़िला का है। अरवल ज़िला में जो स्थिति बन रही है, कुर्था विधानसभा क्षेत्र है, तो कुर्था विधानसभा क्षेत्र में क्या लगता है इस बार जो टिकट वाली जो मैटर है वो किसके पाले में जाना ये लग रहा है आपको? देखिए, आपको भी पता होगा कि मुख्य रूप से जदयू और भाजपा का गठबंधन है और 3 और अलायंस पार्टियां हैं हमारे, और नीतीश कुमार जी ने पेपर के माध्यम से या और माध्यमों से साफ रूप से कह दिया है कि हमारा अलायंस भाजपा के साथ है और हम जितने सीटों पर पहले लड़े थे और जो सीट हमारे अंदर है वो सीट पर हम निश्चित रूप से लड़ेंगे और भाजपा फिर अलायंस लोगों को अपना सेटल करेगी। तो कुर्था जदयू का सीट रहा है, परंपरागत सीट रहा है और निश्चित रूप से जदयू वहाँ लड़ेगी। दूसरी बात ये भी है कि कुर्था के जनता का ये डिमांड है कि लगभग 20 से 25 सालों में बाहरी लोग आकर के यहाँ पर कदम जमाए हुए हैं, तो लोगों का डिमांड है कि अगर कुर्था का बेटा अगर इस बार कोई विधायक बनेगा तो वहाँ कुर्था का विकास ज़्यादा होगा। उपेंद्र कुशवाहा भी जो है कहा जाता है कि भाई उस क्षेत्र में उनका भी दबदबा रहा है, तो क्या इस बार ये भी उम्मीद किया जाए कि उपेंद्र कुशवाहा के पाले में भी कुर्था जा सकता है? हमारे समझ से नहीं है। 2 बार उनको 2015 और 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी भी वहाँ लड़ी है और निश्चित तौर पर दोनों बार वहाँ से पराजित हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से कुर्था विधानसभा जदयू के पाले में होगा। जदयू के जो चेहरा होंगे कुर्था से, उसके बारे में अगर कुछ जानकारी हो तो साझा कीजिए। एक तो हम भी हैं और हमारे साथ और जदयू के लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं जदयू में। पार्टी में जब भी कोई कार्य करता है तो उनका एक मकसद होता है और वो मकसद सभी लोग चाहते हैं कि अगर हम कुर्था विधानसभा के अंदर हैं और जब वहाँ के लोगों को पार्टी से टिकट देने की बात होगी तो वो लोग भी आगे आ रहे हैं, अपना अपना सभी लोग लगे हुए हैं। अब जिन लोगों को नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा वो कुर्था में लड़ेंगे। ये तो अहम बात है, लेकिन अब अहम सवाल ये हम कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वहाँ से जनप्रतिनिधित्व करना चाहते हैं सदन में जाके, तो अब वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं या फिर जो इच्छाएं हैं वहाँ की जनता की, वो अब तक तो सामने आ ही गई होगी कि क्या चाहती है वहाँ की जनता, किस तरह से माहौल बनना है वहाँ पर, किन-किन जो काम है, कौन-कौन से वो काम रह गए हैं जो अभी तक पेंडिंग में हैं, जो वहाँ की जनता जो है आज भी उस असुविधा को झेल रही है। तो इसके ऊपर आपके द्वारा क्या-क्या जो है वो किया गया है? देखिए, अभी हमारा जो मेन मकसद है और हमारी जो प्राथमिकताएं होंगी, अभी खास करके अभी रोपण का समय चल रहा है और किसानों की स्थिति बारिश नहीं के बराबर हो रही है और उस स्थिति में अभी कहीं से कोई पानी की भी सुविधा नहीं है किसानों को। और एक नीतीश कुमार जी का देन है कि 12 से 15 घंटे लाइन रहती है और उस लाइन से बिजली से पानी जो है किसी तरह लोग खेत में करके और रोपण का काम कर रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या है कि सिंचाई का जो सुविधा प्राप्त होना चाहिए वो नहीं है। तो इसके लिए हम भी गहन अध्ययन किए हैं। एक जगदेव बाबू के द्वारा हमीरनगर बांध की परियोजना बनाई गई थी जो अभी अधर में लटका हुआ है। दूसरा पुनपुन जो बांध जो पंतित में बना है वो भी कामयाब नहीं है। तो इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले सिंचाई की सुविधा बहुत आवश्यक है और हमारी पहली प्राथमिकता में है कि वहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो, क्योंकि वहाँ का जो ज़मीन है वो सोना उगलने वाला ज़मीन है। अगर किसानों को सिंचाई की व्यवस्था हो तो किसान जो हैं, अन्नदाता जो हैं, वो निश्चित रूप से पूर्ण रूप से खुशहाल होंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात आती है, हम एक शिक्षक हैं और उस नाते सरकार ने पहले तो जो व्यवस्थाएं थी वो
ठीक नहीं रही है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हुए शिक्षा में, खास करके बीपीएससी के माध्यम से द्वारा जो टीचर की बहाली हुई है, तो टीचर भी हो गए हैं, बिल्डिंग भी हो गए हैं, लेकिन लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है। अभी भी बच्चे जो हैं छोटे छोटे ट्यूशन और कोचिंग पर डिपेंडेंट है, और वो जो ट्यूशन और कोचिंग के टीचर जो हैं बीपीएससी वालों से बहुत नॉलेजेबल नहीं है, लेकिन उनके मन में एक भावना हो गया है, गार्जियन के मन में भी और बच्चे के मन में भी, कि स्कूल से ज़्यादा बेहतर कोचिंग है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि लोगों के अंदर ये भावना, जागरूकता फैलाएंगे कि निश्चित रूप से आप समय से स्कूल जाएं और स्कूल में पढ़ाई होगी। तो चलिए इसी तरह से हम फिर आपसे बात करेंगे। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर परमानंद सिंह, जो बातचीत कर रहे थे बिहार के वर्तमान मुद्दों पर और जो विधानसभा क्षेत्र है कुर्था, वहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं उस पर। हालांकि टिकट बट मिलने के बाद कौन चेहरा होगा ये तो स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन अब ये परमानंद सिंह जी भी चूँकि वहीं के निवासी हैं और वहाँ की जनता अब ये कह रही है कि भाई यहीं का बेटा जो है वो हमारा अगर प्रतिनिधित्व करता है तो ये हम सब के लिए काफ़ी बेहतर हो सकता है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी बेहतर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कुछ ही दिनों में ये पूरा मामला जो है वो स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ से कौन चेहरा जो है इस बार नया कुछ करने जा रहा है। इंतज़ार करेंगे, वहाँ की जनता से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहती है जनता, क्या चाहती है जनता और किसे पसंद करती है कुर्था की जनता। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।